सो पीडी 365 का अपडेटेड पार्ट आ चुका है, तो विल स्टार्ट विद, देखिए ये आपका अपडेटेड मटेरियल है दिसंबर से जनवरी। एंड जो मेरा इसमें देखिए हार्डली 30% काम का है। एंड जो काम की चीज है, पीवाईक्यू के साथ लिंक करके जो ये हाईलाइटेड पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल सोल्जर। सिविल सोल्जर टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, एट द लास्ट स्टेप मैं आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा। दिस इज लास्ट 45 ईयर्स पीवाईक्यू के कोर्स है, जिसमें मैं 20 प्लस लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स के थ्रू आपको पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा हूँ। तो फॉर श्योर ये आपको 5 से 7 क्वेश्चन का बूस्ट देगा ही देगा। ओके, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। प्राइस इट एट जस्ट 749, सून इट्स गोइंग टू इंक्रीज एट 999 एज सून एज द सीट्स आर गोइंग टू गेट फिल्ड। इस क्रैक द ट्रैप का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद, इसमें देखो सारे लेक्चर्स सारे टॉपिक्स एक साथ मर्ज है। विल स्टार्ट विद पॉलिटी गवर्नेंस डिलिमिटेशन। भाई डिलिमिटेशन क्या होता है? कभी भी जैसा भी बात चल रही है कि लोकसभा की 545 से सीट्स को इंक्रीज करके 800 प्लस करेंगे, तो उसमें जो निर्वाचन क्षेत्र रहता है, जो कॉन्स्टिट्युएंसी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी को वापस से क्या किया जाता है, इसमें रीएलोकेट किया जाता है। इसको हम बोलते हैं दिस इज सेड टू बी डीलिमिटेशन, है ना। अब डीलिमिटेशन एज ऑफ नाउ हिस्ट्री में 4 बार हो चुका है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2024 के पीवाईक्यू में। ओके, 2024 में ये चीज पूछी जा चुकी है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, लेटेस्ट में ओके, यहाँ पे सीट्स को फ्रोज कर दिया गया था। 84th में फ्रीज किया गया था, 87th में फ्रीज किया गया था। इन तीन में अमेंडमेंट से फ्रीज किया गया था, और एक 1952 में। ऑलराइट, ओके, इसमें देखो रिजर्वेशन की बात है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इन सारी चीजों के लिए। अच्छा, अब डिलिमिटेशन कमीशन के जो चेयरमैन रहते हैं, इसमें ऑब्वियसली इलेक्शन कमिश्नर्स भी रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। तो जो भी वर्डिक्ट आता है, याद रखना, इट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, याद रखना। चलो, बात समझ में आई? देखो, जितनी चीजें बता रहा हूं ना, उतना ही काम का है। आप इसमें एक्स्ट्रा मत करने जाना, आप खुद फंस जाओगे इसमें। बात समझ में आई? तो जितना बता रहा हूं उतना ही आपको फोकस करना है। आई होप इट्स क्लियर। ऑलराइट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। भाई होता है कि अपन स्टैटिक में चीजें पढ़ते हैं, देखो अब एक शेड्यूल 5 होता है। शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 ट्राइबल्स के लिए होता है। शेड्यूल 5 आपके कौन कौन से स्टेट्स में? 10 स्टेट्स में है। इन स्टेट्स के नाम आपको हाँ याद रखना है। यहाँ पे स्पेशल पंचायत एक्सटेंशन दिया गया है, ताकि प्रॉपर वे में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सके। अब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन द सेंस कि एक्चुअल वे में ग्राम सभा बने, ठीक है। यहाँ पे आपका ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनता है, ठीक है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, ताकि एक प्रॉपर वे में ट्राइबल्स को भी राइट्स मिले रिगार्डिंग सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। बात समझ में? इसमें रिजर्वेशन रहता है, एसटी को 50% सीट्स रहती है। चेयरपर्सन हर लेवल पे पंचायत के एसटी कास्ट से होना चाहिए। बात समझ में? ओके, अब देखना कौन कौन से रीजन्स में ग्राम सभा से मैंडेटरी कंसल्टेशन लेना पड़ता है। दिस इज टू गेट टू नो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राम सभा से आपको मैंडेटरी क्या मतलब एक तरीके से मैंडेटरी कंसल्टेशन करना पड़ता है ऑन द मैटर्स ऑफ लैंड एक्विजिशन। स्टेट खुद से लैंड एक्विजिशन नहीं कर सकती, देखो ये एमसीक्यूज में आते हैं। वाटर मैनेजमेंट, माइनिंग लीज एंड मिनरल ऑक्शन, इन चार। इसके अलावा, ठीक है, किसी भी चीज में जरूरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करे। कौन कौन से पावर्स दिए गए हैं ग्राम सभा को? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कंट्रोल करने के लिए, लैंड प्रोटेक्शन, ओके, मैनेज विलेज मार्केट्स, मनी लेंडिंग, छोटी मोटी चीजें। ओके, मेन आपको ये 4 चीजें फोकस करनी है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, है ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। देखो यार, ये जो चीजें है ना, दे आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स सुब्रमण्यम स्वामी, ये पीसीए, ये सब आपके गवर्नेंस में आ जाएगा, है ना। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, इसमें आपको ये याद रखना है, ये ओनली लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। आपको अगर एग्जाम में आता है, आप देखोगे लीगली बाइंडिंग, दिमाग लगाओगे उसे कट करोगे नहीं, ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? इसका सेक्रेटरीट कौन काम करेगा? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। बात समझ में आ गई? Okay.
RFCT LARR, right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement. ओके, क्या क्या चीज है लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड? देखो यार, ये सब मेंस के लिए चीजें है। ओके जी। कई बार क्या होता है, सरकार मनमाने रूप से आर्बिटरी लैंड मतलब लैंड एक्वायर कर लेती है, कई बार कंपनसेशन नहीं देती। तो इसके तहत क्या होगा, अब वो किस पब्लिक पर्पस के लिए कर रही है, वो गवर्नमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा कि मनमाने रूप से, आर्बिटरी रूप से लैंड एक्विजिशन ना हो। और ये फेयर कंपनसेशन, ये सब पता है, ये आपको डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट। ओके। अटल अमृत मिशन, ये गवर्नमेंट स्कीम्स वाले में, गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो मैंने पढ़ाया था उसमें ऑलरेडी कवर्ड है ना। पॉस्को एक्ट, रेलेवेंट फॉर मीन्स, ठीक है, रेलेवेंट फॉर मीन्स। अच्छा, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान वीजा वी बी एस ए बिल। ओके। अब ये क्या है, हायर एजुकेशन के लिए जैसे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, यूजीसी है, एआईसीटी है, एक यूनिफाइड अम्ब्रेला स्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है। ओके, अंडर एंट्री 66 ऑफ यूनियन लिस्ट, उसमें अब देखना, हायर एजुकेशन रेगुलेशन का क्या है। ये करंटली हायर एजुकेशन आता है किसके अंदर, कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब स्टेट एंड सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। बट जो टेक्निकल एजुकेशन रहता है, आईआईटीज, एआई ट्रिपल, ये आपके यूनियन लिस्ट मतलब सेंटर के अंदर आता है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस बार बहुत ज्यादा न्यूज पे था, इसलिए ये इसका मेन रेगुलेटरी बॉडी है। ओके। टेक्निकल एजुकेशन आईआईटीज, इन सब जैसे कि आईआईटीज के लगता है तो देखो अलग ही रहता है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एआईसीटीई रहता है। और इनको एनबीए एक नैक एक्रेडिटेशन देते हैं कि भाई टेक्निकल प्रोग्राम्स में किस स्टैंडर्ड का एजुकेशन, किस स्टैंडर्ड के लैब्स हैं, उन सबको कंप्लीट करने के लिए। ये टर्म्स आपको समझ में आना चाहिए। ओके। ये किसी तरीके से फंडिंग को कंट्रोल नहीं करेगा, बट हाँ ओवरऑल एकेडमिक रेगुलेशन वगैरह करेगा। ठीक है। लीगल और मेडिकल एजुकेशन को इसके बाहर रखा गया, लीगल एनएलआईयू रहता है, और मेडिकल जीएमसी वगैरह, एम्स वगैरह को इसके बाहर रखा। बात समझ में? आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल दिस पार्ट। ओके। द रूलिंग एम्स टू इंश्योर दैट ऑल स्कूल्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आरटी मेंस के लिए, गवर्नेंस का पार्ट है, मेंस के लिए इररिलेवेंट है। डोपिंग इन स्पोर्ट्स, सब कुछ मेंस के लिए है, आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना। ओके। अब व्हाट इज दिस प्रेसिडेंशियल एड्रेस? प्रेसिडेंशियल एड्रेस क्या होता है? प्रेसिडेंट एड्रेस द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एट द स्टार्ट ऑफ बजट सेशन, है ना। प्रेसिडेंशियल एड्रेस कब कब होता है, जब दोनों हाउस साथ में रहते हैं, या फिर जब कोई सेशन की शुरुआत होती है, जैसे नए जनरल इलेक्शन से नई सरकार आई, या फिर लोकसभा का गैप के बाद पहला सेशन है, एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। अच्छा, फर्स्ट सेशन ऑफ फर्स्ट लोकसभा में एक मोशन ऑफ थैंक्स पास करना पड़ता है। यू हैव टू पास अ मोशन ऑफ थैंक्स। ये गवर्नमेंट के ब्रॉडर गाइडलाइंस बताते हैं, अगर ये पास नहीं हो तो सरकार आते साथ ही गिर जाती है। हालांकि ये इंसिडेंस कभी भी अभी तक भारत में हुआ नहीं है, इट हैवंट हैपेंड इन इंडिया येट। ओके। Likewise, 135, governor to send message to legislative assembly at any time. Okay. 176, mandatory special address by governor at the commencement of first session general election and at the first session of the year. भाई देखो, 175 मैसेज भेजना गवर्नर के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट जो मोशन ऑफ थैंक्स जो अभी अपन प्रेसिडेंट का डिस्कस कर रहे थे, अगर कोई नई सरकार आती है, या फिर अगर फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कन्वीन हो रहा है, तो इसमें ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि गवर्नरों को स्टेट लेजिस्लेचर में आके करना पड़ता है। जो चीज प्रेसिडेंट पार्लियामेंट पे करता है, वही चीज गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के लिए करता है। सिंपल सी बात। प्रगति, भाई प्रगति क्या है, सारे गवर्नमेंट स्कीम्स का रियल टाइम मॉनिटरिंग। कहां से होता है, डायरेक्ट पीओमओ से होता है। ठीक है। वेलफेयर स्कीम्स की, भाई जिस पर्पज के लिए पैसा दिया था, क्या उसका रिक्वायर्ड आउटकम हमें मिल रहा है कि नहीं। पंखुड़ी पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का है। एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ताकि ये किस चीज के लिए, ठीक है, ये न्यूट्रिशन, हेल्थ, अर्ली चाइल्डहुड केयर, इन सब के लिए पैसा लगाया जा सके। इसके सीएसआर कॉर्पोरेट फंडिंग को वैलिडेट या फिर मोटिवेट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स डेटाज है, डीटीटी मॉडल, ये अपन ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ओके, वी रीड दिस मॉडल इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मैं आपको इसको समझाता हूँ।
देखो इस मॉडल को देखिए, ये वाली लाइन बर्थ रेट बताती है, पर्पल वाली, ग्रे वाली लाइन डेथ रेट, एंड ये ओवरऑल रेड वाली ओवरऑल पॉपुलेशन। तो स्टेज वन में क्या हो गया, इंडिया में 1921 के पहले ये हालत थी जहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है, बच्चे पैदा भी बहुत हो रहे हैं और डेथ भी बहुत हो रहे हैं, तो ओवरऑल पॉपुलेशन लो है। जितने भी डेवलपिंग नेशन है सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ऑल द डेवलपिंग नेशन कम्स अंडर दिस कैटेगरी। अब जैसे ही थोड़ा मेडिकल रेवोल्यूशन, वैक्सीनेशन आता है, सबसे पहले डेथ रेट कम होता है, बर्थ रेट हाई है, तो पॉपुलेशन आपका बढ़ता है ना। डेवलपिंग नेशन जैसे थोड़ा सा डेवलप हो रहा है उसमें, इंडिया थर्ड स्टेज में। भाई अब लोगों को समझ में आ गया कि बच्चे दो ही अच्छे, टोटल फर्टिलिटी रेट पैदा करती है, ठीक है। तो बर्थ रेट क्या होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है, जब लोगों को समझ में आता है कि मदर हेल्थ पे दिक्कत होगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, इंडिया अभी यहाँ पर है। तो देखो बट क्योंकि पॉपुलेशन बेस बढ़ा था तो धीरे धीरे बढ़ेगा, अब एक स्टेज आएगा जहाँ पे बर्थ रेट धीरे धीरे डेथ रेट के नीचे आ रहा है, फोर्थ स्टेज पे। तो यह पॉपुलेशन आपका स्टेबल हो गया, धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा। ये जितने भी डेवलप नेशन है, वेस्टर्न नेशंस, यूरोप, इटली, जापान, ये सब इसमें आते हैं। 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे आपकी ओल्ड एज पॉपुलेशन मिलेगी, एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। सिल्वर इकोनॉमी बोलते हैं इसे, बात समझ में आया। डेमोग्राफिक विंटर, इसी फोर्थ स्टेज को डेमोग्राफिक विंटर बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ ओल्ड एज पॉपुलेशन, वर्कफोर्स बचा ही नहीं। ओके, टीएफआर जो मैं आपको बता रहा था। ओके, नीति आयोग का हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है। नीति आयोग हैज लॉन्च द प्रोग्राम ऑफ संपूर्ण अभियान, परफॉर्मेंस इंडिकेशन इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है। इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म 112 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस कंट्री, है ना। इसकी चीज के लिए संपूर्ण अभियान है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एकदम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें 5 थी, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर एंड स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया जाएगा। ऑलराइट, तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। इन रिपोर्ट्स को एक बार रेफर कर लीजिएगा, कौन रिलीज करता है, फैक्चुअल चीज है ना। नाउ कमिंग टू इंटरनेशनल रिलेशन, अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। G20 का समिट हालांकि इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जोहानिसबर्ग में हुआ था, पहली बार अफ्रीकन सॉइल में हुआ है। ओके, गाइडेड बाय अफ्रीकन फिलोसॉफी ऑफ उबुंटू, आई एम बिकॉज वी आर, कलेक्टिव आइडेंटिटी पे बिलीव करते हैं, जैसे अपने आप वासुदेव कुटुंबकम, वहां पे उबुंटू बोलते हैं। ओके, लॉन्च किया गया था ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेटिव इनोवेशन, याद रखना किसका इनिशिएटिव है, G20। G20 की हिस्ट्री देखते हैं, 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फाउंडेशन हुआ था। 19 कंट्रीज है, यूरोपियन प्लस अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन को दिल्ली डिक्लेरेशन में ऐड किया गया था इंडिया की लीडरशिप। 80% ग्लोबल जीडीपी और एक्सपोर्ट्स को डिनोट करता है। इनका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, दो ट्रैक है, फाइनेंस ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक फाइनेंस मिनिस्टर एंड शेरपा ट्रैक आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स रहते हैं। शेरपा मतलब ये नेपाल का वर्ड है, जो भेड़ बकरी चराने जो लेके जाते हैं ना आगे रास्ता दिखा के, जो चरवाहा रहता है उसको बोलते हैं शेरपा, ठीक है। ये मेंबर्स है, आ सकता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक बार जैसे ग्लांस कर लेना, ठीक है। टेक अवे इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जो हाईलाइटेड है एक बार इसे देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के लिए। आईबीएसए, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये एक फाइनेंस मैकेनिज्म है। ग्लोबल साउथ, डेवलपिंग नेशंस का वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड ऑर्डर में से को बढ़ाने के लिए, दिस इज ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव, ठीक है। इसमें मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीकन नेवी की कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ठीक है। ईस्ट एशिया समिट, मेंबर्स देखना है ना, आसियान नेशन के मेंबर से, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, यूएसए, रशिया, 18 मेंबर्स है, ठीक है। एशिया पैसिफिक इनिशिएटिव नहीं, ये 2 नंबर ही नेशंस को करने की जरूरत नहीं, स्पेन ने ज्वाइन किया, नॉट नीडेड। या अब्राहम अकॉर्ड्स, काजाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड्स को पार्ट को मतलब एक्सेप्ट किया। व्हाट आर अब्राहम अकॉर्ड्स, ये एक टाइप का पीस एग्रीमेंट है ब्रोकेटेड बाय अमेरिका, जो कि इजराइल को मिडिल ईस्ट में ऑफिशियल एग्जिस्टेंस, ऑफिशियल कंट्री का रिकॉग्नाइजेशन देती है। यूएई, बहरीन एंड मोरक्को साइन कर चुका है ऑलरेडी, मेनली मिडिल ईस्ट के रिलेशन इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करने के लिए, है ना।
थ्री सीज इनिशिएटिव, ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, बाल्टिक, एड्रियाटिक एंड ब्लैक सीज। ये देखो यहाँ पे बाल्टिक सी, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एड्रियाटिक सी, ग्रीस, बल्गेरिया, रोमानिया, ठीक है, और साथ ही साथ ब्लैक सी, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, ये सारे कंट्रीज आते हैं। ओके। वाटर कन्वेंशन, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है। बांग्लादेश फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री बना है जिसने वाटर कन्वेंशन हेल्सिंकी फ्रेमवर्क को साइन किया है। तो याद रखना इंडिया नहीं है इसका मेंबर, इसलिए ये पूछ सकता है। वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी नॉट नीडेड है, कोई जरूरत नहीं है इन सबको पढ़ने की, उड़ा दे रहा हूं मैं, ठीक है, नॉट नीडेड। एविएशन काउंसिल शिकागो, कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना शिकागो इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन के अंदर एविएशन, इंडिया इसका मेंबर बना है इसलिए इतना याद रखना है ना। ओके, वॉशिंगटन अकॉर्ड फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, व्हाट इज दिस वॉशिंगटन अकॉर्ड? साइन बिटवीन कॉन्गो एंड रवांडा, यूएसए, ताकि इस रीजन में स्टेबलाइजेशन आ सके। यूएसए को कुछ मतलब नहीं इनको स्टेबलाइज करके इनके जो आपके कोबाल्ट, जो आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ये यूएसए की बदमाशी है सब, है ना। नॉट नीडेड, सेचल्स मेंबर बना है, क्या बना है? यूएन अलायंस ऑन सिविलाइजेशन, ठीक है, न्यूयॉर्क सेक्रेटरीट है, टर्की एंड स्पेस ने स्टार्ट किया था। ओके, सिविलाइजेशन के डिफरेंस, जो क्रॉस कल्चर इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए किम्बर्ली प्रोसेस, इंडिया चेयरमैन बना है। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स, क्या होता है? इंटरनेशनल डायमंड इंडस्ट्री क्या होता है भाई? कई बार क्या होता है, रफ डायमंड्स यूज फॉर बाय रेबल मूवमेंट्स। डायमंड यहाँ पे बहुत होता है, डायमंड्स को बेच के रेबल मूवमेंट क्या करते हैं? विद्रोह, इंसर्जेंसी को फंडिंग करते हैं। तो इन्हीं चीज को रोकने के लिए, डायमंड के इस मिस यूज को रोकने के लिए किम्बर्ली प्रोसेस को साइन किया गया है। इट्स ऑन माई, आई होप इट्स क्लियर। यहाँ तक मुद्दा क्लियर है मेरे हिसाब से, ठीक है। थाईलैंड रिसेंटली लॉन्च एयर स्ट्राइक इन कंबोडिया, आसियान मेंबर्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो आपके कंबोडिया में हाईएस्ट पीक कौन सी है? फिनोम ऑरल, बस इतना याद रखना। ओके, बाकी दिस मैप यू नीड टू रेफर आसियान नेशंस का। सीरिया, यूएसए ने मासिव एयर स्ट्राइक किया है। सीरिया में गोलन हाइट्स सिचुएटेड है, जो जिसको एक टाइम पे इजराइल ने कंट्रोल कर लिया था। सवाल, क्या ये मेडिटेरियन सी के साथ बाउंड्री बनाता है? हाँ, ये 11 कंट्रीज का पार्ट है, ईस्टर्न कोस्ट, बिल्कुल। ओके, गुएना, ये देखो गुएना वेस्टर्न पार्ट पे, ये मिलिट्री रूट के अंदर आ चुका है, ठीक है, याद रखना। बिगास आर्किपेलागो इसी में सिचुएटेड है, ऐसे यूनिक टर्म्स यूपीएससी पूछ लेता है। सेनकाकू चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है, आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है जापान और रशिया का डिस्प्यूटेड आइलैंड, टीवाईक्यू कोरल आइलैंड, तो सेनकाकू आइलैंड भी पूछ चुका है, पूछ सकता है, ईस्ट चाइना सी में, है ना। सोमालिया, Israel became the first country to formally recognize self-declared Republic Somaliland. सोमालिया को फर्स्ट सेल्फ डिक्लेयर्ड कंट्री सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया। देखो इट्स वन ऑफ द, ये जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे जो दिस इज रेड सी, दिस इज, ये आपका अरेबियन सी कनेक्ट होता है, दिस इज स्ट्रेट बाब एल मंडब। सोमालिया इट्स वेरी फेमस फॉर पायरेसी, सोमालिया बहुत ज्यादा फेमस है पायरेसी के लिए। सोमालिया में एक और चीज होती है, आप यहाँ पे देख लोगे, सोमालिया में देर इज आपका, इट्स वेरी फेमस फॉर माल न्यूट्रिशन, ठीक है। इथोपिया, यूनिट ट्रिपल सी होस्ट करेगा, देखो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है इथोपिया, मान नरिश कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है, ओके। ओके, जॉर्डन, जॉर्डन याद रखना मेडिटेरियन सी के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है। इंडिया और जॉर्डन के 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। यमन ने अभी हाल ही में वॉर को ज्वाइन कर लिया है इसराइल वाला। यमन की कुछ कुछ अपन को ज्योग्राफिकल लोकेशंस देखनी है, यहाँ पे आपको देखेंगे हाउती रोबल्स, रेड सी, बाबल मंडब, इसको कंट्रोल करते हैं ये लोग। इसमें कौन सा डेजर्ट है? रुबल खली डेजर्ट, सऊदी पे, और यहाँ पे कोई पेरेनियल लेक्स और रिवर्स नहीं है, पीवाईक्यू 2024।
ठीक है? बल्गेरिया, यूरो ऑफिशियल करेंसी, बस एक याद रखना बाल्कन नेशंस का पार्ट है। अब देखो यार ये जो बायलैटरल रिलेशंस है ना, इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हालांकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील, है ना? ये बाकी बट जो बायलैटरल एग्रीमेंट हमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, कंसेप्ट क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, व्हाट इज दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? ये देखो, सबसे पहले डब्ल्यूटीओ मेंबर्स क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है? दो कंट्री अगर पीटीए में गई है तो ये आपस में कुछ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगी उसमें टैरिफ कम कर देगी, कुछ ही गुड्स में। बट अगर मोस्ट ऑफ द गुड्स में टैरिफ कम कर दे तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके बाद आ जाता है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में क्या रहता है? जीरो ड्यूटी, ट्रेड इंटरनली, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। देखो, मैं इसको आपको समझाता हूँ। आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड पीटीए में क्या डिफरेंस रहता है? अगर तीन कंट्रीज एबीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे है तो ये बाहर की कंट्री डी के साथ इंडिविजुअल कंडीशंस में अपने टैरिफ रेट्स डिसाइड कर सकती है। बट अगर ये कस्टम यूनियन पे आ रही है एबीसी, तो डी के साथ कोई भी टैरिफ, कोई भी आपको अगर इनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट करना है तो ए बी सी का यूनिफॉर्म डी के साथ होना चाहिए। मतलब जो ए का होगा वही बी के साथ होगा, वही सी का होगा। जो फ्रीडम इनको एफटी में अलाउड था वो इनको कस्टम यूनियन में अलाउड नहीं रहता। क्यों? ताकि फ्री एंड फेयर कंपटीशन मार्केट में बना रह सके। कॉमन मार्केट जैसे यूरोपियन यूनियन, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड इकोनॉमिक यूनियन, कॉमन फिस्कल पॉलिसीज, ये सब भी देखने को मिलता है। जैसे यूरोजोन, कॉमन करेंसी वगैरह आने लग जाती है। बात समझ में? ओके, शेंगेन वीजा, एक ही वीजा से आप पूरी यूरोपियन यूनियन, ये देखो ये कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन, इसमें घूम सकते हो। ब्रिटेन इससे बाहर हो चुका है, यूरोपियन यूनियन, ब्रेक्सिट। बात समझ में? ओके, यूराटम क्या है? इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैज एग्रीड टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी अंडर, ओके, इंडो यूरोटम एग्रीमेंट। मतलब कॉपरेशन है, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज शेयर करेंगे ताकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पीसफुल यूज को प्रमोट किया जा सके। ठीक है? नो नीड सिविल न्यूक्लियर टाइप। बस हाँ, इसके एग्रीमेंट्स आपको पता होना चाहिए। लॉजिस्टिक्स, मतलब इंडिया और यूएसए एक दूसरे के लॉजिस्टिक्स यूज कर सकती है, इसको अपन लियोमा एग्रीमेंट बोलते हैं। कोमासा, ओके। डेटा एक्सचेंज के लिए बेका, ये जियो स्पेशल सैटेलाइट सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए, याद रखना। ओके। जीसोमिया, ये क्या हो गया? क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। ठीक है? ये चार एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, याद रखना। इंडो रशिया सब मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, वेनेजुएला क्यों इंपॉर्टेंट है? वी ऑल नो, ट्रम्प की दादागिरी चल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंडक्टेड स्ट्राइक्स कोडनेम्ड एज ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जिसमें वेनेजुएला की प्रेसिडेंट और उनकी धर्मपत्नी को उठा के लेके आ गए, है ना? ये डॉक्ट्रिन हमें को पता होना चाहिए, मोनरो डॉक्ट्रिन, नाउ डब्ड एज डॉनरो डॉक्ट्रिन, एम्स एट फोर्सिबली रीस्टैब्लिश एब्सोल्यूट यूएस हेजेमनी इन अमेरिका, साउथ अमेरिका में यूएस के हेजेमनी को री एस्टैब्लिश करने के लिए इसको डॉनरो डॉक्ट्रिन बोलते हैं। ठीक है? बात समझ में आ गई? हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि नॉन कॉलोनाइजेशन बोल दिया कि भाई इसका डॉनरो मोनरो डॉक्ट्रिन क्या था? ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे था। इसने बोला कि भाई यूरोपियन कंट्रीज को कॉलोनीज हम अमेरिकाज में नहीं बनाने देंगे, यूरोप को इंटरवीन नहीं करने देंगे। और इसीलिए यूएस यूरोपियन वॉर्स वगैरह के बीच में नहीं आएगा। बट अब डॉनरो डॉक्ट्रिन क्या हो गया? मोनरो की जगह फोर्सफुली यूएस की एब्सोल्यूट हेजेमनी लेके आएंगे, भली गुंडागर्दी करनी पड़े। सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है पीवाईक्यू, 2024 में पूछा गया। ठीक है? ओरिनोको रिवर है, लेक माराकाइबो है, इंपॉर्टेंट मैपिंग के लिए हो जाता है। चाइना सबसे ज्यादा खरीदता है यहाँ से। ये ओपेक का मेंबर है, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग ग्रुप्स का मेंबर रहता है, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करता है पेट्रोलियम की। बात समझ में आई? वेनेजुएला की डिटेल्स है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर्ड है। भाई अब यूएसए ग्रीनलैंड पे क्लेम क्यों चाहता है ना? यूएसए ने टैरिफ मतलब विड्रॉ किया है, थ्रेट लिंक टू ग्रीनलैंड, स्टेटिंग दैट यूएसए एंड नाटो हैव डेवलप्ड अ फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर एग्रीमेंट। ओके, अब देखना, ये GIUK ऐप क्या होता है? लोकेटेड बिटवीन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, आर्टिक, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ GIUK ग्राफ, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम, दिस।
दिस GI यूके गया, ठीक है। यूएस कंसिडर ग्रीनलैंड वाइटल फॉर गोल्डन डोम प्रोजेक्ट, गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा वाइटल मानता है। एक सेकेंड, ओके। ये क्या है? ये स्पेस बेस्ड मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है डिजाइन टू प्रोटेक्ट यूएस फ्रॉम लॉन्ग रेंज अटैक। भाई यूएस से सोचते हैं कि भाई अपन नॉर्दर्न पोल पे स्पेस बेस्ड मिसाइल रखेंगे ग्रीनलैंड के ऊपर, कि स्पेस स्टार वॉर अगर होता है तो अटैक करते हैं तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। प्लस मेन मुद्दा, यहाँ पे फील्ड्स है, आप ये देखो, नाम देखो, यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स है, जो कि पूरा आपके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जिसपे स्पेस डिपेंडेंट है, स्पेस और डिफेंस डिपेंडेंट है, उसका बेस है। यूएस चाइना की, जिसपे प्रोडक्शन पे चाइना की मोनोपोली है, यूएस ग्रीनलैंड पे कब्जा करके एक्चुअली इन्हीं को लाना चाहता है। क्लाइमेट सिग्निफिकेंस है, एल्बिडो इफेक्ट, इनकमिंग सनरेज रिफ्लेक्ट हो जाते हैं यहाँ से अप्रोक्स 90% क्रायोस्फीयर से, दैट हेल्प्स अस कॉम्बैट द व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इतनी चीजें काम की है इसमें। यूएस ने 35 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिए। एक बार जिस लिस्ट को, जैसे जिसमें पेरिस एग्रीमेंट इंक्लूडेड, एक बार ग्लांस कर लेना, ठीक है। व्हाट इज ग्रुप ऑफ टू? ये यूएसए एंड चाइना का एग्रीमेंट है। कहां पे हुआ था? साउथ कोरिया में हुआ था, बुसान में, ताकि वर्ल्ड ऑर्डर में डुओपोली लाके जा, मतलब एक दूसरे के साथ बैलेंस रख सके। पहले देखो कोल्ड वॉर के टाइम पे ऐसे एग्रीमेंट्स यूएसए और रशिया में होते थे, अब यूएसए और चाइना के बीच में होते। बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा, इंडियन ऑब्जर्वर, यूएस का 20 पॉइंट एग्रीमेंट है गाजा में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए। ये सारी चीजें क्या एग्रीमेंट है क्या नहीं, मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैक्स सिलिका, इंडिया ने ज्वाइन किया पैक्स सिलिका। ये यूएस लेड इनिशिएटिव है टू सिक्योर वर्ड टू बिल्ड रेजिलिएंट इनोवेटिव ड्रिवन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, एआई, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल, मतलब समवॉट एआई फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छी चीज ज्वाइन की इंडिया ने, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। इट एम्स टू शिफ्ट द ग्लोबल डिस्कोर्स फ्रॉम पावर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। डेवलपिंग बॉडी कौन है? WIF, JNU, IIM मुंबई। कि भाई कोई कंट्री अगर मान, अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एथिक्स, इक्वालिटी, इन सब बेसिक सर्विसेज देना। क्लाइमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल पीस, इन सबको लेके आना। एक बार जस्ट ग्लांस कर लेना इसको, है ना। ये ब्रॉड पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंगापुर फर्स्ट है, इंडिया के 16th रैंक है, ठीक है। देखो यूएस से चाइना पीछे आते हैं, ये पावरफुल है, बट दे ग्लोबल जो वासुदेव कुटुंबकम का मॉडल है, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं ये लोग, ओके। इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया गया है। मोटिव क्या है? प्रायोरिटाइज प्राइवेट सेक्टर लेड जॉब क्रिएशन, स्किल अपग्रेड करना, रिड्यूसिंग बैरियर्स फॉर MSMEs, एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ एंड वुमेन। प्राइवेट स्किल जॉब क्रिएट करने के लिए है, याद रखना है, इंडिया और वर्ल्ड बैंक का। 50 साल हो गए बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को। मोटिव क्या है? बायोलॉजिकल वेपन्स को के प्रोक्योरमेंट को रोकना, उसका मिसयूज को रोकना, इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, देखो ये जन्म कुंडली कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 51 क्या यूएन चार्टर का? भाई सेल्फ डिफेंस के बेस में एग्रेशन भी कर सकती है कंट्रीज। दिस इज आर्टिकल 15 जो इसराइल वगैरह यूज कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन यूज कर रहे हैं। भाई सेल्फ डिफेंस के लिए हम सामने वाले को जाके मार दें, ओके। पूछ सकता है, आर्टिकल 51 वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज, क्लियर। एयरबेस मध्य हुमान एयरबेस कहाँ पर? लद्दाख में, ऑलराइट। दीज आर द रिपोर्ट्स, बस इसके मेंबर्स याद रखने हैं। एक्सरसाइजेस किस किस के बीच होती है, क्योंकि 24 में क्वेश्चन आ चुका है एक, है ना। ओके, कमिंग टू इंडियन इकोनॉमी, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है, ये मनरेगा का नाम चेंज कर दिया, है ना।
अब 120 100 दिन की जगह पहला चेंज 100 दिन की जगह 125 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देंगे, है ना? अब एग्रीकल्चर के टाइम पे जब पीक सीजन रहेगा एग्रीकल्चर 60 दिन का हॉल्ट होगा कि भाई लोग एग्रीकल्चर कर सके। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, ग्राम पंचायत लेड प्लानिंग करेंगे और इसका मॉनिटरिंग पीएम गति शक्ति पोर्टल के थ्रू होगा। जीआईएस बेस्ड प्लानिंग जैसे कि मॉनिटरिंग कैसे होगा भाई जो काम किया उसका जीआईएस टैगिंग होगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग और सोशल ऑडिट मतलब जो वहाँ के सिटीजन्स रहते हैं वही चेक करेंगे कि भाई कितना काम एक्चुअली में किया गया है, जितना पैसा डाला है सरकार ने, क्या उतनी रोजगार और काम मिला है कि नहीं मिला है। ओके। वेज कौन सैलरी कौन डिसाइड करेगी? सेंटर, नॉट स्टेट। यहाँ पे खेल सकता है, यहाँ पे यूपीएससी खेल सकती है। 6 महीने के अंदर इंप्लीमेंट होगा। अब देखो मनरेगा में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट था 125। नेचर ऑफ वर्क क्या था? मल्टीपल, कोई डिफाइंड नहीं था। यहाँ पे 4 क्लियर क्राइटेरिया है, वाटर सिक्योरिटी, रूरल लाइवलीहुड एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। पहले पैसा कौन देता था? सिर्फ सेंटर। अनस्किल्ड वेज को स्टेट बियर करता था, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अब शेयरिंग होगी 60-40 90-10 रेशियो, नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट्स में। इसमें पॉज विंडो नहीं था, यहाँ पे 60 डेज का पॉज विंडो है जब जहाँ पे काम नहीं होगा। डिमांड बेस्ड फंडिंग था, ये एक प्रॉपर फंडिंग, एक बजट आएगा। ग्राम पंचायत प्लानिंग इज सेंट्रल। ओके। अब इंटीग्रेट्स इंस्टीट्यूशनल कन्वर्जेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लानिंग, मल्टीपल लेयर फंड प्लानिंग होगी। क्लियर? ये टेबल काम का है जी, जहां से सवाल पूछ सकता है। मीन्स, ठीक है, मीन्स ये टॉपिक। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर को क्या किया है? चेंज किया। अब ये देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन क्योंकि हम ये सारी चीजें स्टैटिक में पढ़ेंगे, तो हमें इस पे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है ना। अब इसमें आप एक चीज देखना, पहले अपन देखो सीपीआई क्या है? 3 टाइप के, रूरल अर्बन कंबाइंड निकलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स निकालता है। कंबाइंड कौन निकालता है? अर्बन एंड रूरल हाउस होल्ड्स का मिला के हेडलाइन इन्फ्लेशन के बेसिस पे। आपको पता होना चाहिए अब इस टाइम पे कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन क्या होता है। आरबीआई सीपीआई को यूज करती है, क्यों करती है? ठीक है। ओके। कौन सा लेसफेयर फॉर्मूला है? ओके। सिग्निफिकेंस आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी पे पीवाईक्यू है, स्कीम्स बनाने के लिए। ओके। डिफ्लेटर जीडीपी, नॉमिनल टू जीडी रियल जीडीपी या आपका एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन बताता है। वेज फिक्स करने के लिए टैक्स अपडेटेशन, सबके लिए सीपीआई का यूज होता है। देखो डिफरेंस क्या है? 2024 को बेस ईयर लिया, 2012 बेस ईयर। इसमें नंबर ऑफ गुड्स बढ़ चुके हैं, आइटम्स 299 से 358 हो चुके हैं। न्यू एडिशन क्या है? किन किन चीजों को रिमूव कर सके एक बार ग्लांस कर लेना, है ना। इंपॉर्टेंट आ सकता है क्योंकि फ्रेश है, दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर। डेटा कहां से लिए जा रहे हैं? वेट रेफरेंस, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, है ना, नॉट इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर असिस्टेड, कंप्यूटराइज्ड हो गए, पेपर बेस्ड था। ये ऑल इंडिया अर्बन रूरल दोनों बेस है और ये ऑल इंडियन अर्बन है, इस पे रूरल नहीं था। फर्स्ट टाइम रूरल रेंट को डाला गया, याद रखना हाउसिंग इंडेक्स में, इंपॉर्टेंट आएगा सवाल यहाँ से। फूड का वेटेज कितना था? 45% से 36% फूड का कम कर दिया है, फिर भी हाईएस्ट है। क्लियर? बात समझ में आ गई? देखो यही टेबल काम की है इसमें। ओके। अकाउंटिंग के स्टार्ट हिसाब से आईएमएफ ने इंडिया के नेशनल अकाउंटिंग डेटा को सी ग्रेडिंग दिया, है ना। अब देखो सी ग्रेडिंग का मतलब क्या हो गया? ए ग्रेडिंग क्या हो गया? डाटा एडुकेट फॉर सर्वेलेंस, बहुत प्रॉपर वे में डेटा मेंटेन है। ग्रेड बी में कुछ शॉर्ट कमिंग्स है, भयानक शॉर्ट कमिंग्स है जो सर्वेलेंस नहीं करने देगा, और सबसे घटिया डी अपन को सेकंड सबसे घटिया कैटेगरी मिली है ना। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स आपको यूपीएससी फंसाएगा, कौन प्रिपेयर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, नीति आयोग। ओके। बाकी इसके अंदर क्या है? नॉट नीडेड। काट दे रहा हूँ कि आप टाइम वेस्ट ना करो। स्टार्टअप इंडिया, ये सारी चीजें मीन्स के लिए है ना। आपसे इनिशिएटिव्स पूछेंगे, स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, व्हाट ऑल स्टेप्स आर बीइंग टेकन, ये सब फॉर मीन्स। बात समझ में आई? ओके।
डीप टेक स्टार्टअप क्या रहता है? गवर्नमेंट हैज रिमूव कंडीशन फॉर 3 ईयर एग्जिस्टेंस ऑफ डीप टेक स्टार्टअप्स टू क्वालिफाई फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड अवेल फाइनेंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च फंडिंग। अब देखो, 3 साल का एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया हटा दे, अब नया स्टार्टअप भी उठा सकता है पैसा। अब डीप टेक स्टार्टअप क्या होता है? साइंटिफिक एडवांसमेंट जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हो रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हाई कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। बात समझ में आ गई? 20 साल या 30 करोड़ का रख दिया, 20 साल के लिए स्टार्टअप रहेगा और मिनिमम 30 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है। उस चीज के लिए आपका क्या होगा, इसमें डीप टेक स्टार्टअप को फंडिंग रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, है ना? कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, नीति आयोग ने रिपोर्ट टाइटल किया है डीपनिंग ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया। अब देखो, यू शुड नो व्हाट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड, यू शुड नो व्हाट इज टी बिल, यू शुड नो व्हाट इज कमर्शियल पेपर। स्टेट ने रिलीज कर सकता है कि नहीं, स्टेंट रिलीज कर सकता है कि नहीं, दिस ऑल थिंग्स शुड बी क्लियर। ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स क्या करती है, लोन लेती है लोगों से, ठीक है? ये आपका किस में, बॉन्ड मार्केट में आता है। सबसे ज्यादा किसका शेयर है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टी बिल्स। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कॉर्पोरेट बॉन्ड टेंड टू, देखो ये पीवाईक्यू का कंसेप्ट है। कॉर्पोरेट बॉन्ड टेंड टू राइज इन वैल्यू व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल्स एंड दे फॉल व्हेन द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस। होता क्या है देखना भाई, इंटरेस्ट रेट कौन सा बैंक, अगर बैंक एफडी में इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे रही है तो लोग क्या करेंगे, अपना पूरा पैसा बैंक में पार्क करेंगे। अब पैसा बैंक में जा रहा है तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे लोग पैसा नहीं लगाएंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड की डिमांड कम हो जाएगी, है ना? कॉर्पोरेट बॉन्ड की डिमांड कम हो जाएगी। देखो इसको मैं और सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर, इसको भूल जाओ, अगर बैंक में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ये कम हो गया, मतलब 7% एफडी में मिलता था वो 3%, तो भाई लोग एफडी में पैसा क्यों लगाएंगे? तो एफडी में पैसा नहीं लगाएंगे तो ये दूसरी जगह पैसा लगाएंगे, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा लगाएंगे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड की डिमांड अगर बढ़ गई तो कॉर्पोरेट बॉन्ड के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो यही चीज बोल रहा है, कॉर्पोरेट बॉन्ड टेंड टू राइज इन वैल्यू व्हेन द इंटरेस्ट रेट फॉल्स। बट अगर उसी जगह अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो सब लोग बैंक में पैसा डालेंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा नहीं लगाएंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड की डिमांड कम हो जाएगी तो कॉर्पोरेट बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा। ये टेक्निक याद रखना एमसीक्यूज के लिए, रामबाण टेक्निक बता रहा हूं मैं। इट्स अ रामबाण टेक्निक, यू नो। मेंस इंश्योरेंस लॉज, मेंस इरेडा के बारे में देख लेना, मल्होत्रा कमेटी है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है बस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कैग ने रिपोर्ट किया है, ऑडिटिंग किया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सारी चीजें हैव बीन कवर्ड इन अवर गवर्नमेंट स्कीम। देखो मैं अननेसेसरी रिपीट नहीं कर रहा, नहीं तो टाइम पता है क्या होगा, जबरदस्ती का एक्सटेंड होता जाएगा। क्लियर? क्या यहाँ तक मुद्दा समझ में आया? ग्राम सड़क योजना को 25 साल हो गए, 1 मिनट देना था।
ठीक है। ग्राम सड़क योजना के 25 साल हो चुके हैं। मोटिव क्या था? रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज में रोड कनेक्टिविटी लेके आना, स्पेशली लेफ्ट विंग वाले एरियाज में, है ना? बाकी कोई जरूरत नहीं है फेज वन फेज टू ये सब। ओके, कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फर्टिलाइजर्स का। कौन कौन से फर्टिलाइजर्स? फॉस्फेट का डैप है, पोटाश का एमओपी है, यूरिया किसका रहता है? नाइट्रोजन। सॉइल का एडुकेसी क्या होनी चाहिए? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का 4:2:1 का रेशो, है ना? इंडिया में कमर्शियल रिजर्व पोटैश के नहीं है, हम पूरा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। फूड के बाद सेकंड लार्जेस्ट सब्सिडी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से प्रीलिम्स के लिए पूछा जा सकता है ना? यूरिया सब्सिडी स्कीम, इट एम्स एट ensuring timely availability of adequate quantity of urea at statutory controlled price to farmers. Okay. Nutrient based subsidy, fixed amount of subsidy decided on annual biannual basis provided on subsidized pk fertilizer depending on their nutrition content. ठीक है। ओके, व्हाट इज ombudsman? अगर भाई किसी बैंक को कुछ भी कस्टमर का ग्रीवेंस रिड्रेसल होता है, एसबीआई किसी बैंक के अगेंस्ट, तो वो कंप्लेन करता है एक आरबीआई द्वारा अपॉइंटेड अथॉरिटी, ओम्बुड्समैन जिसे बोलते हैं। जनरली डेप्यूटी गवर्नर डील करता है इससे, आरबीआई का। ओके, अब देखना क्या होता है, कौन कौन आ जाते हैं इसके अंदर। कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव्स विद 50 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट्स इनका रहता है। एनबीएफसी आ जाएंगे आपके, प्रीपेड पेमेंट इंस्टीट्यूट से ये सब आ जाएंगे। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज भी आ जाते हैं। ये सब किसी को अगर कस्टमर्स को दिक्कत हो रही है तो किसके पास जाएंगे? ओम्बुड्समैन। इस चार्ट को एक बार ग्लांस करना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, ओईसीडी फाइनलाइजेस एग्रीमेंट ऑन ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ओईसीडी ने एग्रीमेंट फाइनल किया ऑन ग्लोबल मिनिमम टैक्स के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज दिस ग्लोबल मिनिमम टैक्स, है ना? मान के चलो एक कोई कंपनी है, दो कंट्री ए और बी में काम कर रही है ना? अभी ये मान के चलो यूएसए है, ये इंडिया है। कंपनी का नाम गूगल मान लो। आई इंडिया में काम करी, इंडिया में बहुत सारे लोग गूगल यूज कर रहे हैं, पैसा ली और यूएसए लेके पैसा चली गई और यूएस गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, है ना? तो क्या हो गया? इंडियन गवर्नमेंट को तो बेवकूफ बन गए, भारत सरकार को कुछ भी नहीं मिला, है ना? और जबकि पैसा कहाँ से जनरेट हो रहा है? भारत से जनरेट हो रहा है। अब कई ढाई शाणी कंपनीज होती है, वो क्या करती है? अब इंडिया क्या करेगी? यूएसए के पास जाएगी, बोलेगी कि भाई देखो आप हमसे कुछ टैक्स का रेवेन्यू शेयरिंग दे दो। बोले भाई ठीक है। अब कई बार कंट्रीज ढाई शाणागिरी कैसे करती है? कोई मान के चलो कोई कंपनी है, इंडिया और यूएसए में गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी टैक्स ले रही है, यूएसए भी टैक्स ले रही है, बेचारी कंपनी दो दो बार टैक्स ले रही है। तो इस चीज के लिए डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी साइन किया गया है। उसमें क्या बोला जाता है? यूएसए बोलती है भाई ठीक है, यूएसए बोलती है हम टैक्स ले लेंगे या फिर इंडिया टैक्स ले लो और हम आपस में शेयर कर लेंगे। अब ये कंपनी कैसे चूना लगाती है? यूएसए को बता देगी कि हमने इंडिया में टैक्स है और इंडिया को बता देगी हमने यूएसए में टैक्स देगी, तो दिस इज डबल टैक्स अवॉइडेंस। डबल टैक्स दोनों जगह चूना लगा दिया। तो इसी चीज के लिए ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, याद रखना, ओईसीडी का। इनने ग्लोबल मिनिमम टैक्स लॉन्च किया है कि भाई मान भले ही यूएसए की कंपनी हो, अगर बेस ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन इंडिया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कुछ क्रेडिबल अमाउंट ऑफ पैसा या फिर इनकम का कुछ देना पड़ेगा जिस जुरिस्डिक्शन में वो ऑपरेट कर रहे हैं। बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है? इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर हो चुका है, याद रखना इंपॉर्टेंट। और स्टेट्स में इंडिया में कौन सा है? अभी नंबर वन पे यूपी आ चुका है, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर भी है इंडिया। कहाँ सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर है? सऊदी। न्यू पेंशन स्कीम है किनके? बच्चों के लिए। ओके, 18 साल के बिलो और मिनिमम कंट्रीब्यूशन 250 से, मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है। माइनर के नाम पे पेरेंट्स गार्जियंस अकाउंट खोलते हैं, माइनर सोल बेनिफिशियरी, ताकि वो बचपन से हैबिट आ जाए सेविंग की, बाद में जाके वो क्या कर सके? पेंशन सिक्योर कर सके। ओके, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स नॉट रेलेवेंट। फ्रेमवर्क्स आपको बस इतना याद रखना है क्या है?
सेलेक्टेड ग्लोबल इंडाइसेस टू आइडेंटिफाई गैप एंड गाइड एविडेंस बेस्ड रिफॉर्म। भाई मान के चलो इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें इंडिया की रैंक पीछे आ रही है, तो नीति आयोग के लीडरशिप में क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स में इंडिया की परफॉर्मेंस बेकार है और उसको इम्प्रूव करने के लिए इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसको जीआईआरजी, ग्लोबल इंडाइसेस एंड रिफॉर्म ग्रोथ फ्रेमवर्क बनाया गया है। ठीक है, क्या तक मुद्दा क्लियर है? आई होप बात समझ में आ रही है यहाँ तक। सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई अप्रूव रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रेमवर्क। ओके, अब देखना, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, ये बैंकों को आरबीआई को देना पड़ता है। Okay, the insurance premium charged to the banks depends upon the risk profile. Safer, well-managed बैंक को लोअर प्रीमियम देना पड़ता है और जो ज्यादा रिस्की बैंक रहते हैं, ज्यादा एनपीए, उनको ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता है कि अगर बाई चांस वो बैंक दिवालिया घोषित हो जाती है तो उस प्रीमियम के पैसे के थ्रू जो कस्टमर्स का पैसा रहेगा आरबीआई उसको वापस करेगी। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। इंडिया में रिस्क मैनेजमेंट क्या है भाई, डीआईजीसी करके है, ये आरबीआई की सब्सिडरी है। किसी भी बैंक जो कि डीआईजीसी के अंदर आते हैं, अगर वो बैंक डूबती है तो आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा इंश्योर्ड रहता है। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड बाय द बैंक, जो मैंने आपको बताया था, है ना। टैक्स रैम स्कीम्स, ये आपका क्या है, एमएसएमई टैक्स रैम, मतलब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर है। आपके टेक्सटाइल्स इंडिया के इकोसिस्टम टेक्सटाइल्स को बूस्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप लाने की स्कीम है। दैट्स इट। और ये सब जेनरिक पॉइंट से कुछ नहीं देखना। ओके, ये डेटा इज इंपॉर्टेंट। मिल्क में इंडिया नंबर 1 है ना। स्टेट कौन सा, यूपी नंबर 1 है। एग में इंडिया नंबर 2 स्टेट कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ऐसे बस आपको, मीट फोर्थ वेस्ट बंगाल, वुल इंडिया टॉप 10 में नहीं आती, राजस्थान नंबर 1। ठीक है, ओके। डीजीएमएस मेंस का टॉपिक नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, रिपोर्ट्स एंड न्यूज, बस आपको ये देखना है कि रिपोर्ट क्या है, कौन रिलीज करता है, एंड जस्ट व्हाट द रिपोर्ट इज अबाउट। एक क्वेश्चन आ जाता है प्री में। ठीक है, फैक्चुअल चीज है, इसलिए आपको खुद देखना है। द क्वेश्चन इज फैक्चुअल इन नेचर। मेरी चाय आ गई है, थोड़ा सा चाय भी पी लूं। चाय पीते पीते गला सूख जाता है ना, पढ़ते पढ़ते। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट। अच्छा, 5 मिनट का ब्रेक दे दो। लेट मी जस्ट हैव अ टी ब्रेक, देन आई विल कंटिन्यू। ठीक है, जस्ट 5 मिनट का ब्रेक है। कैमरा माइक वगैरह सब कुछ चले, जिसमें चाय पी के आ रहा हूँ। भाई लंबा प्लान है ना आप लोग को। ओके।
ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द एनवायरनमेंट। अरावली, भाई क्यों इतना हल्ला मचा हुआ था अरावली को लेके? सुप्रीम कोर्ट स्टेड इट्स प्रीवियस जजमेंट रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ अरावली। क्या है बैकग्राउंड इशू का? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने बोला था कि एक कमेटी बनाएगी जो कि एक डेफिनेशन बताएगी अरावली की। जहां पे 1995 वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली थी और बोल दिया था कि फ्रेश माइनिंग लीज हो सकते हैं। अब क्या थी डेफिनेशन? एनी लैंडफॉर्म इज designated district with 100 meter elevation and a range are of two or more hills 500 meter proximity। मतलब 100 मीटर के नीचे वाले जितने रेंज होंगे वो अरावली के डेफिनेशन में नहीं आएगा। उसको तोड़ फाड़ करके माइनिंग करो, कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना? दिसंबर, स्टेट को बोला कि भाई कुछ नहीं करो, आप कंप्लीट बैन करो न्यू माइनिंग लीज को देने से। हाँ, एक्सेप्शन क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एटॉमिक मिनरल्स। ओके, पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ। एससी ने अपने नवंबर वाले डायरेक्शन, इस वाले डायरेक्शन को स्टे कर दिया और एक रिव्यू के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनी, है ना? अब ये आपका क्या होता है अरावली के लिए, आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है। देखना, आपके गुजरात से स्टार्ट होती है, राजस्थान से होती है, हरियाणा तक जा रही है। गुजरात में इसके हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, है ना? यहाँ पे अन्ना सागर लेक भी है। गुरु शिखर कहाँ पर है? माउंट आबू। माउंट आबू के पास है, थोड़ा सा दूर है। अन्ना सागर लेक है, यहाँ से लूनी रिवर निकल रही है। ठीक है, ध्यान रखना। कुछ कुछ इनिशिएटिव्स आपके मेंस में काम आएगा अरावली को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑलराइट, केस ये देख लेना, एमसी मेहता वाला इंपॉर्टेंस, एससी एक्नॉलेज द इंपॉर्टेंस ऑफ अरावली एंड कॉल्ड इट फॉर प्रोटेक्शन एट एनी केस। ओके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टूल ये मेंस के लिए है। बस आपको देखो प्री के लिए क्या ध्यान रखना है। पीवाईक्यू आ चुका है, कितने कैटेगरी में सॉलिड वेस्ट जो अपने घर से जनरेट म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट था। इसमें सॉलिड वेस्ट में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? योर म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सैनिटरी एंड स्पेशल, चार टाइप के। एग्जाम में 5 दिए थे, डेटास गलत होते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ई वेस्ट में होता है ना एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स। इसमें क्या हो गया कि भाई जो वेस्ट को जनरेट करेगा, कुछ जैसे 70 टू 80% ऑफ वेस्ट उसको वापस से रिकलेक्ट करके रिसाइकिल करवाने होंगे। दिस इज एक्सटेंडेड बर्स्ट वेस्ट जनरेट बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसको अचीव कर लिया, मान के चलो कि भाई किसी ने 100 टन सॉलिड वेस्ट जनरेट किया, 70% का टारगेट अचीव कर लिया, तो उसको सर्टिफिकेट मिलेंगे। और इस सर्टिफिकेट को इसको ऑन सेंट्रलाइज पोर्टल में शो करना पड़ेगा, जैसे अपन आईटीआर भरते हैं कि भाई मैंने ये काम किया है। बात समझ में आई? यूज ऑफ रीयूज डिराइव फ्यूल, जैसे सीमेंट प्लांट्स इन सब में, है ना? बाकी कॉमन चीज है। लैंडफिल्स के बारे में बोल दिया कि स्ट्रिक्टली नॉन रिसाइक्लेबल नॉन एनर्जी रिकवरेबल वेस्ट डालना है, जो कि एकदम जिससे रिकवरी नहीं हो सकता। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लैंडफिल्स में नहीं डालने हैं। एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, कि जो गंदगी करेगी उस पे ही एक तरीके से जुर्माना लगेगा। दीज डेटास कैन बी यूज्ड इन इंट्रोडक्शन इन मेंस एग्जामिनेशन। बात समझ में आई? ओके, ये डेटा ग्राउंड वाटर, दीज डेटा कैन बी यूज्ड इन इंट्रोडक्शन इन मेंस। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन मेंस के बारे में पूरा आप रिपोर्ट बना सकते हो। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, पावर डिराइव करता है। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट कहां से हुआ है, डिस्चार्ज फंक्शनिंग कहां से, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2022 का पीवाईक्यू है। ठीक है, दिस इज नॉट रेलेवेंट, मेंस के लिए है। प्लांट वेराइटी, ओके, साइंस एंड टेक में या फिर एनवायरमेंट में आपने पढ़ा होगा ये। ओके, वाइल्ड फायर्स, फॉरेस्ट फायर्स, ये सब मेंस के टॉपिक है। अगेन स्टैटिक ज्योग्राफी, एल नीनो, ला नीना। ओके, okay, next, decarbonizing. Niti Aayog releases report outlining decarbonization roadmap for cement, aluminum and MSME sectors. है ना? CO2 को कैसे करके हमें एलिमिनेट कम करना है। ओके, एडॉप्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। क्या टेक्नोलॉजी होती है पता है? CUCS। जैसे एल्गनॉल फ्यूल होता है, हम थर्मल पावर प्लांट्स में यूज करते हैं। ये एल्गी क्या करता है? एटमॉस्फेयर का CO2 भी एब्जॉर्ब करता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करता है। उस तरीके की टेक्नोलॉजी। जीएम क्रॉप्स, जैसे फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल,
देखो स्टैटिक आपको थोड़ा-सा पता होना पड़ेगा इन चीज़ों को समझने के लिए, ओके? स्टैटिक अगर आपको प्रॉपर 100 घंटे के अंदर रिवाइज़ करना है, प्रॉपर एकदम टू द पॉइंट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो वी हैव दिस अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार बैच है 100 घंटे, डेली 5-5 घंटे भी दोगे तो 18 से 20 घंटे में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। अंतिम प्रहार 1799 में है, इसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है? ओज़ोन होल स्टैटिक में पढ़ते हैं अपन, पेरिस एग्रीमेंट, ओके? यूएसए ने छोड़ दिया, इसके डिटेल्स पढ़ के जाना, पेरिस एग्रीमेंट स्टैटिक में पढ़ते हैं, ओके? व्हाट इज़ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स? सीबीएम क्या होता है? समझना। यूरोपियन यूनियन में अगर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है, मान के चलो लेदर का बैग इंपोर्ट हो रहा है इंडिया से। अब यूरोपियन यूनियन ने देखा कि भाई इनने कान इंडिया में जो कानपुर में बैग निकला है, उसमें बहुत सारा लीथल अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। अब ये इतना ज्यादा लीथल अमाउंट ऑफ रिलीज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड कि जैसे ही जब अपन इसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं तो यूरोपियन यूनियन इस टैक्स लगा देगी। क्यों? जैसे 100 रुपए का बैग है तो उसको 120 का कर देगी, ताकि जो प्रोड्यूसर है उसको डिसइंसेंटिव मिले कि बेटा तुमने एनवायरनमेंट को हार्म किया है तो उसका भुगतान करो। इसी टाइप के टैक्स को हम क्या बोलते हैं? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। बात समझ में आ गई? ये पूरी चीजें जो मैंने आपको समरी में समझाया। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फंड नाम से समझ में आ रहा है, जो भी फाइन जो इंडस्ट्रीज के ऊपर लगता है, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, एनवायरनमेंट एक्ट, जो इंडस्ट्रीज गंदगी करती है, वो पैसा इसमें लगता है और इसको एफॉरेस्टेशन और ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। ऑडिट कौन करता है? कैग। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? तो देखना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंडामेंटल ड्यूटी, इन सब में आता है। मुद्दा क्या है सीएसआर का? जिन कंपनीज का नेटवर्थ 500 करोड़ के मतलब ऊपर है, टर्नओवर आपका 1000 है और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है 2 साल के, प्रीवियसली 2 से ज्यादा साल में, तो उनको 2%, ठीक है, नहीं 2 साल नहीं, कुछ और क्राइटेरिया है, 2% ऑफ टोटल प्रॉफिट इनको शेयर करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल सेक्टर, एनवायरमेंटल सेक्टर, है ना, स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, इनके डेवलपमेंट के लिए, ओके? कंपनीज एक्ट में आता है। हाँ, नेट प्रॉफिट 3 साल का रहता है, ओके? 3 साल, 2% देना पड़ेगा 3 साल के नेट प्रॉफिट का। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड यूएनईपी देती है, तमिलनाडु के आईएएस ऑफिसर को मिला। प्रोजेक्ट सन कैचर, गूगल सीईओ ने अनाउंस किया है, ताकि सोलर पावर सैटेलाइट्स को और ज्यादा स्पेस टेक्नोलॉजी में हम इंटीग्रेट कर सके। इतना ही जानना है, अंदर मत घुसना, टाइम बर्बाद करोगे। सोलर फेज 2, ये आपका क्या है? साउथ एशिया एंड अफ्रीका में आपका मेन मोटिव क्या है? सोलर पंप्स को यूज करना इरिगेशन सिस्टम के लिए, ताकि ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो, है ना? हाइड्रो स्टोरेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या करना? एनर्जी जनरेट करना। 2024 पीवाईक्यू, ठीक है? स्टार लेबलिंग, अपन एसी वगैरह में देखते हैं ना, 3 स्टार 4 स्टार, जितना हाई स्टार उतना कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देती है, ओके? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड बी ट्रिपल ई मिनिस्ट्री ऑफ पावर देगी, बस इतना ही याद रखना। बैटरी पैक्ड आधार नंबर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहां पे आपका बैटरी यूज होता है तो उसकी लाइफ साइकिल को ट्रैक करता है, स्टार्टिंग से लेके एंड कहां पे डिस्पोज किया जाता है। बैटरी पैक आधार नंबर उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, उसके डिस्पोजल, ताकि एक हमारे एनवायरनमेंट के ई वेस्ट का कम से कम जनरेशन हो। समझ में? कुटानड एग्रीकल्चर सिस्टम, ये एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, कहाँ पे? केरला पे, राइस कल्टीवेशन के लिए। जैसे वेटलैंड्स यूज किया जाता है पैडी एक्टिविटीज, राइस धान बोने के लिए, फिश, गार्डन लैंड्स को फूड क्रॉप प्लांटेशन, वाटर एरियाज को फिशिंग एंड शेल्स के लिए, ठीक है? ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, उसका ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज में भी आता है, ओके? सुनामी वगैरह ये सब स्टैटिक है, सब स्टैटिक में पढ़ना आपको, नॉट नीडेड, ये सब मेंस की चीज है। डिजास्टर मैनेजमेंट, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। गाडगिल, इनने वेस्टर्न घाट्स को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने की बात की थी। माधव गाडगिल, उनकी डेथ हो गई है, 2016 प्री में आ भी चुका है ना? ओके, डिफेंस ऑपरेशन थंडर, ऑपरेशन थंडर क्या है? 30,000 लाइव एनिमल्स पर सीज अंडर ऑपरेशन थंडर, ओके? एनिमल्स का जो इलीगल ट्रेड उसको रोकने के लिए होता है, उनको बचाने के लिए, ये ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है, ओके? कम्युनिटी बेस्ड मेजरिंग, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन सिस्टम, क्लाइमेट इंटेलिजेंस मूवमेंट, लोगों को इन्वॉल्व करना ताकि क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का सोशल ऑडिटिंग हो सके तमिलनाडु का। व्हाट इज रेंज लैंड?
यूएन ने डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड। हाफ ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस लाइक ग्रासलैंड, सवाना, श्रबलैंड्स, ओके, माउंटेन एरियाज, ये आपका क्या हो जाता है? रेंजलैंड, है ना? लिविंग रूट ब्रिजेस 2016 में आ चुके हैं, मेघालय का स्ट्रक्चर है जहाँ पे पेड़ के जड़ों से ब्रिज बना हुआ है। ओके, नेचर बेस्ड सोल्यूशन, ये यूएनईपी का प्रोग्राम है। ओके, स्टेट ऑफ फाइनेंस रिपोर्ट बाय यूएनईपी हाइलाइट्स द नेचर बेस्ड सोल्यूशन, जहां पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ताकि नेचर को कंजर्वेशन, एफॉरेस्टेशन, ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट के लिए किया जा सके। मोटिव क्या रहेगा? सस्टेनेबली मैनेज एंड रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। कौन कौन से इनिशिएटिव नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं? क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर था। मेन मोटिव इज टू प्रोटेक्ट 30 into 30 टारगेट बायोडाइवर्सिटी। 2030 तक लैंड एंड सी में 30% ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो डैमेज हो चुका है उसको रिस्टोर करना है। ठीक है, लाइकवाइज मिष्टी स्कीम मैंग्रोव्स को ग्रोथ करने के लिए, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, अमृत धरोहर, ये सब नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है जहां पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं नेचर को बचाने के लिए। कौन सा रिपोर्ट बताती है? यूएनईपी का स्टेट ऑफ फाइनेंस फाइनेंस ऑफ नेचर रिपोर्ट। बात समझ में आई? आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल दिस। डूम्सडे ग्लेशियर, डूम्सडे ग्लेशियर वो ग्लेशियर जो कि कोलैप्स होने वाला रहता है। ठीक है, फ्वाइट्स ग्लेशियर अंटार्कटिका, इसको डूम्सडे ग्लेशियर बोल रहे हैं। अगर ये हो गया तो सी लेवल बढ़ेगा, आइलैंड्स का सबमर्जेंस, एल्बिडो कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, इससे ब्लू कार्बन रिलीज होता है। बात समझ में आई? What is water bankruptcy? Post-crisis condition of human water system in which long-term water users exceeded renewable inflows and save depletion limit. इतना ज्यादा डैमेज कर दिया वाटर रिसोर्सेज को कि अब वो रिचार्ज नहीं हो सकता, डैमेज इज इरिवर्सिबल। ये यूएन बेस्ड रिपोर्ट है। ठीक है, बायोब्यूटेमिन, बायोब्यूटेमिन को रोड कंस्ट्रक्शन में मैंडेट करने के लिए इंडिया पहले कंट्री बना है। बायोब्यूटेमिन क्या होता है? ये आपका एडिसिव का काम करता है, सीमेंट डामर इनको जोड़ने का काम करता है। जैसे अपन डामर डालते हैं रोड को जोड़ने के लिए, ऐसे ही बायोब्यूटेमिन एग्रीकल्चर वेस्ट, लिग्निन, बायोचार, इन सबको यूज करते हैं ताकि प्रॉपर वे में रोड का कंस्ट्रक्शन हो सके। बात समझ में आई? ये जनरली ब्यूटेमिन क्या रहता है जोड़ने के लिए? देखते हैं ना डामर ब्लैक कलर का, वो होता है एडिसिव प्रॉपर्टीज होता है ना? बट इसके से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, बट आपके बायोब्यूटेमिन में नहीं होता, एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह में। बायोस्टिमुलेंट्स क्या रहता है? इट्स अ ग्रीन सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया। माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट स्टिमुलेट नेचुरल प्लांट प्रोसेस इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूट्रिशन कंटेंट, ये क्रॉप क्वालिटी को इंक्लूड करता है, रेजिलेंस वगैरह बढ़ता है ना? मेन मोटिव क्या है? ये एक तरीके का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। बात समझ में? बॉम्ब साइक्लोन्स, जहां पे रैम्पेंट लो प्रेशर बन जाता है, रैम्पेंट लो प्रेशर बन गया, इसके कारण आजू बाजू हाई प्रेशर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये विंड्स बहुत स्ट्रांग चलती है साइक्लोनिक, इसको बॉम्ब साइक्लोन्स बोलते हैं। रिवर डेल्टा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज मैंने हाईलाइट किया है, बस एक बार देख लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंडाइसिस कौन सा रिपोर्ट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकाली है, दैट्स इट, फैक्ट्स, एक बार ग्लांस कर लेना बस, है ना? लाइकवाइज प्लेसेस इन न्यूज, देखो ये एकदम फैक्चुअल चीजें हैं। दिस आई एम रीडिंग फॉर लिविंग फॉर सेल्फ स्टडी, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है। मैप है, बढ़िया तरीके से आपको खुद पढ़ना है चीजों को, है ना? हर जगह स्पून फीडिंग नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपको अपने एफर्ट्स भी मानने हैं। ओके, अगेन आई एम लिविंग दिस फैक्चुअल टॉपिक, स्पीशीज इन न्यूज, फैक्चुअल चीजें हैं, आप खुद पढ़ो। इंपॉर्टेंट इरावदी डॉल्फिन वगैरह ये सब है ना। जो नए रामसर वेटलैंड्स ऐड हुए हैं, ओके, 98 हो चुके भाई, कितना पढ़ोगे? पटना बर्ड सेंचुरी, ये एटा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, नाम पटना है बट है यूपी में। ओके, ये वेटलैंड बना है न्यू रामसर साइट्स, छारी ढान वेटलैंड गुजरात, ये बन्नी ग्रासलैंड है यहाँ पे, इट्स इन द रीजन ऑफ कच्छ। ठीक है, बन्नी ग्रासलैंड, यहाँ पे वेरी फेमस होता है घोषलाइट से डांस होता है, चिरबाटी डांस। यहाँ पे वाइल्ड व्हाइट एज सफेद गधा मिलता है ना, वर्ल्ड में यहाँ पे एंडेमिक है। साइट्स स्टैटिक में डिटेल में बात कर चुके हैं, रिसेंटली इसकी मीटिंग हुई है उज्बेकिस्तान में, है ना? मेन मोटिव देखो, इसके हाइलाइट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट बट स्टैटिक साइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
डिटेल में पढ़ना, ये लीगली बाइंडिंग होता है बट कुड नॉट रिप्लेस द नेशनल एक्ट। इसी के कॉन्सोनेंस में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 में अमेंडमेंट किया गया है। बात समझ में आई? ओके, ग्रीन हाउस गैस एमिशन टारगेट रूल्स 2025। ओके, देखो यार कुछ खास नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता। दीज डेटास दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट। नो लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज पीटी 365 में प्रॉपर वे में बताया, ऑरेंज ब्लू पिंक सारे लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को नॉट नॉट मिल चुका है। ओके, शांति एक्ट को समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द शांति एक्ट। मेन मोटिव क्या है? प्राइवेट पार्टिसिपेशन न्यूक्लियर इसमें बढ़ाने के लिए, है ना? प्राइवेट कंपनीज जॉइंट वेंचर्स, ठीक है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया ताकि न्यूक्लियर ऑपरेशंस में ये लोग आ सके। प्लांट ऑपरेशन, पावर जनरेशन, इन सब में आ सकते हैं, है ना? रिफाइनिंग एंड एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। देखना, एनरिचमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एनरिचमेंट? क्योंकि ईरान इन सब के मुद्दे की वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यूरेनियम देखो तीन टाइप के होते हैं, 238, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233। ये आपका फ्यूजन में यूज होता है, थर्ड स्टेज। अब जो आपका मिलता है मिक्सचर रहता है 238 और 235, 2 से 3% यूरेनियम 235 रहता है और बाकी 97-98% यूरेनियम 238 रहता है। तो अगर अपन यूरेनियम 235 के परसेंटेज को बढ़ाते चले जाते, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट। अगर ये यूरेनियम 235 20% तक हो गया तो ये इससे न्यूक्लियर वेपन बन जाते हैं। इसी चीज की लड़ाई है अमेरिका और ईरान की। अमेरिका बोलता है भाई नटांस वाले रीजन में हमें चेक करने दो, ईरान बोलता है क्यों चेक करने दो, आप क्या हमारे परदादा हो? इसी चीज की लड़ाई चल रही है। कुछ एक्टिविटीज को एक्सक्लूसिव सेंट्रल गवर्नमेंट परव्यू के अंदर रखा है, जैसे फ्यूल साइकिल एक्टिविटीज, सेंसिटिव फ्यूल साइकिल एक्टिविटीज, जैसे एनरिचमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव, इन सबको सीधा मॉनिटर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड, पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था। ये न्यूक्लियर सेफ्टी, रेडिएशन प्रोटेक्शन, इन सबका काम करते हैं, इसको लॉ के थ्रू बैकिंग दे दी। सिविल लाइबिलिटी फ्रेमवर्क के बारे में क्या बता? जो न्यूक्लियर ऑपरेटर्स रहेंगे, जैसे हमारे कौन हो जाते हैं, भाविनी सेकंड थर्ड स्टेज पे, और एनपीसीआईएल हो गया आपका किसका, फर्स्ट स्टेज। तो जो ऑपरेटर्स अगर कंपनसेशन, अगर मान के चलो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ तो लार्ज प्लांट्स के लिए 3,000 करोड़ का कॉर्पस उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। मीडियम इतना है, बट इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक फंड भी बनाया जाएगा। मान के चलो कंपनसेशन की जरूरत 10,000 करोड़ की है, तो ये तो 3,000 करोड़ देके निकल लेंगे, है ना? ये पुराना जो सीएलएनडी एक्ट में नहीं था, जिसमें डिफेक्टिव इक्विपमेंट वगैरह के भी लिए भी मतलब क्लेम हो सकता था, ये सारे क्लॉजेस हटा दिए। यही एक क्रिटिसिज्म हो रही है। मेंस के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करवाऊंगा। डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया है ना? एक्सटेंडेड न्यूक्लियर डैमेज इन फॉरेन टेरिटरीज, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, हाँ, इसका अपील कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर बना है। ओके, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं? कैपेसिटी 3,000 मेगावाट, मुझसे उससे कम रहती है। वन थर्ड टू ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर पावर प्लांट के होते हैं, बट फायदा क्या होता है, फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट, इसको आप ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, साइट पे भी बना सकते हो। फ्यूल रिक्वायरमेंट कम रहता है, इजीली मेंटेनेंस, ये सब इजी रहता है। ओके, लाइट वाटर रिएक्टर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज पुशिंग फॉर फैब्रिकेशन ऑफ इंडियन लाइट वाटर रिएक्टर्स। लाइट वाटर रिएक्टर्स जो लाइट वाटर को कूलेंट और मॉडरेटर का काम करती है। मॉडरेटर क्या होता है पता है? जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसके अंदर यूरेनियम के रॉड्स लगे, अब इनके अंदर न्यूक्लियर फिजन होता है, जो चेन रिएक्शन होता है। तो चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कि वो अनकंट्रोलेबल होकर बर्स्ट ना हो जाए, यहाँ पे बोरियम कैडमियम इन सब के मॉडरेटर्स डाले जाते हैं, जो कि एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि चेन रिएक्शन कंट्रोल मैनर पर है ना? वर्किंग प्रिंसिपल, भाई यूरेनियम के थ्रू क्या होता है, हीट रिलीज होती है, उससे वाटर बॉयल होता है, स्टीम बनता है, जाके टरबाइन घुमाता है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, बहुत समझ में आई? ये इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, एक्चुअली इनकम्प्लीट स्टैटिक साइंस एंड टेक में बेटर वे में कवर्ड है। बात समझ में आ रही है? देखो, वीवीएआर वोडा वोडा रिएक्टर्स, ये वीवीआर आ गया, ये कुडानकुलम में, ये रशिया ने दिया। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स, जहां पे
ड्यूटेरियम हाइड्रोजन को एज अ हाइड्रोजन का आइसोटोप को कूलेंट यूज किया जाता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर से आपके तारापुर वगैरह में। ठीक है। ओके। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आंध्र प्रदेश में सेंटर बन रहा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है। क्या होता है, ये टर्म किसने कॉइन किया था, क्लॉस क्वाब ने। ओके। इसमें एआई, रोबोटिक्स, आईओटी, क्वांटम कंप्यूटिंग सब कुछ यूज रहता है। समवट साइबर फिजिकल सिस्टम क्या होता है, ताली बजाया लाइट ऑफ हो गया, बात तो समझ में आ रहा है। क्लैप किया, एकदम से जेट से पानी निकलने गया। जहां पे साउंड सेंसर्स, आइस ब्लिंकिंग सेंसर्स को अपन फिजिकल सिस्टम को आप एक तरीके से जोड़ दे अगर इंटरनेट से, इसको साइबर फिजिकल सिस्टम। जैसे फेस, मेरे पास ये एप्पल का मोबाइल है, मेरा फेस वो आता है, फेस के मेरे फेशियल पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके लॉक खुल जाता है। साइबर फिजिकल सिस्टम। बात समझ में आ रही है, ये हो गया। ठीक है। सुपर इंटेलिजेंट रोबोट, एआई सब इसमें आ जाता है। बाकी 1 2 3 आप देख सकते हैं, इसमें नहीं आएगा। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन ऑल, ऑल मानना है, दिमाग नहीं लगाना। देखो एआई स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स, दिस हैव बीन वेरी वेल कवर्ड इन पीटी 365 साइंस एंड टेक, उसमें एक बार रेफर कर लेना, बहुत डिटेल में कवर्ड है। ओके। सुपर कंप्यूटर्स, एवरीथिंग हैव बीन कवर्ड, रिपीटिशन है साइंस एंड टेक। ओके। ओके। इसरो का एलएमवी, ये आपका क्रायोजेनिक इंजन यूज करता है, ब्लू बर्ड ब्लॉक सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिटल में डाल दिया। ओके। इसका यूएसए का, सतीश धवन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। अब ये किस में क्या है, मिशन ऑफ कमर्शियल एग्रीमेंट बिटवीन न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड और एएसटी यूएस बेस्ड कंपनी। इसरो का एक कमर्शियल आर्म बनाया गया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि बाहर के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए उनके स्पेस शटल को लॉन्च करो और इंडिया में पैसा ला के दे दे। बात समझ में आ गई। ब्लू बर्ड, बर्ड ब्लॉक 2, ये लो अर्थ ऑर्बिटल का कॉन्स्टलेशन है, डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी सैटेलाइट्स, मोबाइल को डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट करेगी। ओके। जिसके थ्रू आप डायरेक्ट 4G 3G बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सब, जैसे प्लेन में जा रहे हो, आप प्लेन में जा रहे हो, इंटरनेट नहीं रहता, ये टेक्नोलॉजी आ गई, तो यहाँ पे सैटेलाइट रहेगा आपके, डायरेक्ट मोबाइल से कनेक्ट करेगी, आप प्लेन में भी इंटरनेट चलाओ मस्त। ठीक है। 6000 एक हेवीएस्ट पेलोड 6000 का है, याद रखना। ओके, याद रखना। ओके। व्हाट इज ट्रेडिशनल मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, मिनिस्टर ऑफ आयुष, आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या हो गया, आयुष सिस्टम, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, सोवा रिगपा, पृथ्वी जल आकाश, ये आपके ट्रेडिशनल मेडिसिन। डब्ल्यूएचओ में हमारे गवर्नमेंट इसे पुश कर रही है। ठीक है। वो हमारे जड़ी बूटियों वगैरह जो हमारे एंशियंट लोग यूज करते थे। क्यों, ये कॉमन चीज है, एक बार देख लेना, मेंस के लिए अच्छे पॉइंट्स हैं। व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जैसे कि डिप्रेशन, आपका डायरिया, हार्ट, लंग्स, चाइल्डहुड कैंसर, ये आपके नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। तो यूएनजी ने अडॉप्टेड ग्लोबल डिक्लेरेशन विद स्पेसिफिक टारगेट्स 2030 नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को कम करने के लिए। ठीक है। जैसे टोबैको, अनहेल्दी फूड्स, लंग कैंसर, ट्रांस फैट, ये सब, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, इन सबसे जो हो रहा है। ओके। नॉन ट्रांसमिटेबल हार्ट रिलेटेड रहता है, रेस्पिरेटरी, ये सारी चीजें होता है। ठीक है। इंडिया में नेशनल हेल्थ मिशन माना गया है, ये सब देखो सोसाइटी में, आपका किस में आ जाएगा ये, इट वुड कम अंडर सोसाइटी का मेंस वाले। फूड रेडिएशन, जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, शेल्फ लाइफ मतलब जहाँ पे वो लेट सड़ती है। ओके। ताकि डिजायरेबल अचीव मिले, वो इजीली सड़े ना। कौन कौन से गामा, एक्सरे एंड इलेक्ट्रॉनिक बीम्स को यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60 वगैरह को, जैसे डिले इन राइपनिंग, किलिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्व फूड क्वालिटी, इन सब के लिए यूज होता है। ओके। नो नीड। फूड इरेडिएशन इन इंडिया कौन देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, दैट्स इट। है ना, कितना ऑपरेशनल है क्या नहीं। ग्रेफीन, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। व्हाट इज, जैसे ग्रेफीन क्या रहता है, जैसा आप ग्रेफाइट देखोगे, ग्रेफाइट कैसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहता है। ओके। ग्रेफाइट हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब इसके स्ट्रक्चर के अगर टॉप पतले से लेयर को अपन निकाल दे तो ये हो जाता है ग्रेफीन। फ्लेक्सिबल सेंसर, पेंसिल ड्रॉप ड्रॉप इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, ये सेंसर का काम करता है। सॉइल मॉइस्चर, ड्रॉट स्ट्रेस, एप्लीकेशन आ रहे हैं, ऑल मानना है आपको। सिंगल लेयर कार्बन एटम, मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ एक स्लाइस रिमूव कर रहे हैं अपन, 2D।
स्ट्रक्चर। किसी भी मटेरियल में ऐड करो तो इसकी इलास्टिसिटी स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग रहता है स्टील से। इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑल मानना है आपको, ठीक है। Scientists have achieved world first successful 2 Tbits free space optical communication using small optical terminals mountable on satellites high altitude platform stations. अब देखो FSO communication क्या होता है? ये wireless data transmission technology that uses laser beams to transmit data through free space without optical fiber cables. आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल्स इन सब की जरूरत नहीं है। लेजर या लाइट बीम के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में आप कनेक्टिविटी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। बैंडविड्थ हाई रहता है, डेटा रेट्स हाई, ओके। इंटर सैटेलाइट लिंक्स, क्योंकि भाई स्पेस डार्क रहता है, कोई एज सच वॉल हिंड्रेंस आना नहीं है, लाइट फ्रीली ट्रैवल कर सकती है। तो इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट टू ग्राउंड कम्युनिकेशन जैसे लद्दाख वगैरह में ग्राउंड स्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। बट इसके लिए क्या है, क्लियर लाइन ऑफ साइट चाहिए। अगर होराइजन वगैरह है तो लाइट तो सीधी जा रही है ना, लाइट थोड़ी मुड़ रही है, ये दिक्कत हो जाती है। बट फॉग वॉग इन सब के कारण इसका लिमिटेशन हो जाता है, लाइट भाई नहीं पहुंच पाएगी, एल्बिडो इफेक्ट हो जाएगा, है ना। वही मैग्लेव ट्रेन, मैग्नेटिक ट्रेन से 700 किलोमीटर पर आवर 2 सेकंड में हाईएस्ट रिकॉर्ड चाइना ने अचीव कर लिया है। कैसे ये ट्रेन चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से। व्हीकल जैसे ये ट्रैक है तो इसके ऊपर गाड़ी चलती है, टच नहीं करती। रेल व्हील कांटेक्ट नहीं होता, मैग्नेट के थ्रू चलता है। कंट्रोल मैग्नेटिक फील्ड्स, मतलब आप देख रहे हो ये मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू ऊपर ही ऊपर चल रही है कैसे, कैन यू सी दिस, देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट, आ सकता है। तो इससे फ्रिक्शनल लॉस ये सब नहीं होगा, वाइब्रेशन लॉस ये सब, नॉइज वॉइस नहीं होगा, ओके। ये टेक्नोलॉजी मैग्नेशियन एविएशन टेक्नोलॉजी। मेम्ब्रेपा इफेक्ट क्या है, हॉटर सब्सटेंस कैन फ्रीज फास्टर देन कूलर सब्सटेंस। गर्म चीज को अगर अपन ठंडा करेंगे तो ठंडे चीज से ज्यादा जल्दी ठंडा होगा, ओके। रेफ्रिजरेशन में इसका यूज आ जाएगा। ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर इंडिया ने लॉन्च किया है, ओके। फुल्ली इंडिजीनियस है, सीडैक ने बनाया है, ओके। माइक्रो प्रोसेसर है, दैट्स इट। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी, देखो यार ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पाइरल गैलेक्सी नॉट नीडेड। इसरो's maiden home dust detectors interplanetary dust particles, ठीक है, ओके। India's first India made instrument designed to detect and study high speed interplanetary dust को स्टडी करने के लिए। पोएम मॉड्यूल जो अपन ने पढ़ा है साइंस एंड टेक, उसके ऊपर आपका पीएसएलवी के ऊपर रहेगा, डस्ट को स्टडी करने के लिए, ओके। वॉयेजर, फर्स्ट ह्यूमन मेड प्रोजेक्ट टू रीच एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 लाइट डे फ्रॉम द अर्थ। 1 लाइट डे इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 24 आवर्स, इतना दूर पहुंच चुका है। नासा ने लॉन्च किया जुपिटर और सैटर्न तक जाने के लिए, है ना। पहला अचीवमेंट है जो कि सन के ऑर्बिट हेलियोस्फीयर से दूर जा चुका है, ओके, सन के ऑर्बिट से। इंटरस्टेलर स्पेस मतलब हमारे सोलर सिस्टम को एग्जिट करने वाला ही इंटरस्टेलर स्पेस, ओके, याद रखना। ओसिरिक्स बेनू, ये नासा का मिशन है जो कि एक बेनू एस्टेरॉयड है। ये एस्टेरॉयड किसके बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में, उसको स्टडी करने के लिए भेजा गया इसको, दैट्स इट। इतना ही ध्यान रखना आपको। लद्दाख में है हेनली डार्क रिजर्व, कंट्री का पहला डार्क रिजर्व है, ओके। किसका है, टेलीस्कोप वगैरह के स्पेस स्टडी के लिए। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, क्यों रहा है यार, व्हाई इट्स, आई जस्ट वांटेड टू शो कि आपको कौन सा पार्ट एकदम स्किप मारना है। अच्छा देखो, ये गुड बॉय सोसाइटी दिया नहीं है, ओके। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल पैसेंजर सेल है, वाराणसी में स्टार्ट हुआ है, ओके।
प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है हाइड्रोजन विदाउट बर्निंग इट यूजिंग अ मेम्ब्रेन, याद रखना। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ओके, हाइड्रोजन enters at anode, catalyst splits it into protons and electrons. इलेक्ट्रॉन फ्लोज टू एक्सटर्नल सर्किट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। भाई सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन को स्प्लिट किया जाता है, H प्लस आयंस रहते हैं, ओके, O माइनस रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन प्रोटॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाया जाता है सर्किट, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही फ्लो होते हैं इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाइड्रोजन को स्प्लिट नहीं किया जाता, बर्न नहीं किया जाता, ओके। ये और ज्यादा पोल्यूशन फ्री है क्योंकि देखो हाइड्रोजन को अगर अपन बर्न करते हैं तो आपका क्या निकलता है? H2O, वाटर वेपर, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, ये और क्लीन है, क्लियर। जीपीएस स्पूफिंग साइबर अटैक है, फॉल्स जीपीएस सिग्नल्स भेजता है नेविगेशन सिस्टम को मिसलीड करने के लिए। घोष पेयरिंग, हैकर्स टू टेक ओवर व्हाट्सएप अकाउंट विदाउट नीडिंग पासवर्ड और सिम कार्ड, आपको व्हाट्सएप हैक करने को घोष पेयरिंग। हेरॉन ड्रोन्स है, ओके। एक बार जस्ट देखो, जस्ट द नेम्स कौन सा क्या डिफरेंट सिस्टम है, जस्ट एक बार ग्लांस कर लेना। वेरी फैक्चुअल टॉपिक्स, वेरी वेरी फैक्चुअल टॉपिक्स, ठीक है, एक बार ग्लांस कर लेना। इंडिया और फ्रांस ने एग्रीमेंट साइन किया, डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम इन इंडिया, ओके। सिग्मा नेविगेशन enabling autonomous artillery engagement without GPS. Direct fights firing site designed to enhance artillery and anti-drone accuracy. भाई ये आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम है कि डायरेक्ट ड्रोन वगैरह आ रहे तो उसको डायरेक्ट विदाउट जीपीएस देखते साथ ही सेंसर्स लगे होंगे, डिटेक्ट करेंगे और डायरेक्ट फायर करने लगेंगे विदाउट नीड ऑफ नेविगेशन। ये जीपीएस पे डिपेंड नहीं करता। कई बार क्या होता है, जीपीएस क्या होता है, जैम हो जाता है, तो ये सीधा ऑब्जेक्ट को विजिबिलिटी रेंज में आएगा और मार देगा, है ना, ओके। बात बात समझ में आई। ये क्या यूटिलाइज करते हैं? थर्मल एंड ऑप्टिकल साइट्स, इंफ्रारेड वगैरह भेजेगा, ओके। ऑप्टिकल डायरेक्ट विजिबल साइट रहता है, कैमरास रहते हैं, जैसे कैमरा के अंदर आके सीधा मारेगा ड्रोन को। नहीं नहीं तो क्या होता है, दिक्कत क्या होती है कि जीपीएस जाम हो जाता है। कमिंग टू कल्चर, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट। यूनेस्कोज इंटेंजिबल हेरिटेज साइट, इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ, है ना, इसके बारे में डिटेल में पुराने वाले पीटी 365 कल्चर में बता चुका हूँ। दिवाली को 16 इंटेंजिबल हेरिटेज साइट पे लाया गया है। बेसिक डिटेल्स देखना, धनतेरस क्या होता है ये देखो, ऑलमोस्ट हम सभी को पता है, ओके। इसका हिस्टोरिकल कनोटेशन वेरी वेरी कॉमन। हिस्टोरिकल टेक्स्ट कहाँ? अलबरूनी, निकोलो डी कॉन्टी, विजयनगर इंपॉर्टेंट, अबू फजल ने मेंशन किया, ओके। अब इसके अलावा दिस लिस्ट इज इंपॉर्टेंट, जस्ट नेम्स, कौन कौन से इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में, क्योंकि हर साल पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है, इस चार्ट से एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। दिस ऑल थिंग्स हैव बीन कवर्ड इन, देखो सेम टॉपिक दिया था प्रीवियस पीटी 365 कल्चर, तो वहां से आप इसको रेफर कर लेना, है ना, दैट हैव बीन कवर्ड। सोमनाथ टेम्पल 1000 साल प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया कि यहाँ पे क्या नाम था, मोहम्मद गजनी के साथ जो अल बरूनी आया था उसके अकाउंट के हिसाब से 1000 पूरा हो चुके सोमनाथ का अटैक के ऊपर, ओके। लोकेटेड कहाँ पे? वेरावल गुजरात में, समुद्र के पास है। 3 रिवर जा रही है, कपिला, हिरण एंड सरस्वती, याद रखना। ज्योतिर्लिंगा, तो सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है, चालुक्य सोलंकी स्टाइल में है, ओके। ये डिटेल्स आपको याद नहीं करनी। डिस्क्रिप्शन, कालिदास ने रघुवंशम में बताया था, अलबरूनी ने किताब उल हिंद में बताया था कि मोहम्मद गजनी ने आके से लूटा था, अमीर खुसरो ने भी डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया था, ओके। महमूद गजनी का इम्पैक्ट था, अटैक किया था इस पे। प्राण प्रतिष्ठान प्रेसिडेंट ने किया था 1951, ओके। अहिल्याबाई होलकर ने इसको रीबिल्ड करवाया था, इसको और अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ को भी रीबिल्ड करवाया था, याद रखना, है ना। ये टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ, वाराणसी, आप इसको देख सकते हैं, आ सकता है ज्योतिर्लिंग पे आते हैं। दिस चार्ट इज इंपॉर्टेंट, ओके। दिस आर द स्टैटिक पार्ट, सोलंकी स्टाइल, नागर स्टाइल, ये सब डिटेल में पढ़ के जाना प्लीज। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 100 साल पूरे हो चुके हैं, ओके। देखो ये पूरे कानपुर बोल्शेविक, ये सब स्टैटिक पार्टी वी ऑलरेडी रीड इन मॉडर्न हिस्ट्री, आई एम नॉट रिपीटिंग हियर, क्लियर। वी आर नॉट गोइंग टू, सारी चीजें मॉडर्न हिस्ट्री में आप ऑलरेडी पढ़ते हो, किसान सभा है, एवरीथिंग यू रीड देयर। कुशांस,
कुषाण एरा कॉइन को लापिस lazuli अफगानिस्तान से रिलेटेड है। तक्षशिला पाकिस्तान के पास है, अफगानिस्तान पाकिस्तान पे, ठीक है। कुषाण के कॉइन्स मिले हैं। कुषाण के बारे में वी रीड इन स्टैटिक। देखो स्टैटिक वाली पार्ट यहाँ पे आधे अधूरे गिवन है तो इट्स बेटर अब जिस भी सोच से पढ़ लो उससे आप पढ़िए, ठीक है। स्तूप, कश्मीर में गांधार बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट हेरिटेज में स्तूपास की डिस्कवरी हुई है। कहाँ पे? बारामूला, नॉर्थ कश्मीर। कुषाण पीरियड की है, एट्स अ पार्ट ऑफ एंशिएंट सिल्क रूट टू कांधार। ऑलराइट। पेट्रा एंड एलोरा केव्स, इंडिया एंड जॉर्डन साइन ट्विनिंग एग्रीमेंट बिटवीन यूनेस्को हेरिटेज साइट ऑफ पेट्रा एंड एलोरा केव्स। पेट्रा जॉर्डन में, एलोरा केव्स अजंता एलोरा अपने आप पर है ना। महाराष्ट्र में है, एला गंगा रिवर है, याद रखना। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, किंग का नाम भी बता दे रहा हूँ, कृष्णा, इनने बनवाया था। रॉक कट आर्किटेक्चर है, हिंदू बुद्धिस्ट जैन तीनों मोनेस्ट्री है। ओके। पेट्रा को रोज सिटी बोलते हैं। ओके। पिंक सैंडस्टोन से बना है। वी सुंदर साई का बर्थ एनिवर्सरी इनके बारे में डिटेल्स देख लेना। यहाँ पे उड़ीसा के ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है। गुरिल्ला वॉरफेयर में इनकी एक्सपर्टाइज थी। ही प्रोटेस्टेड इन संबलपुर अगेंस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके। बाघ, गुरु बार डांस, ये बोडो कम्युनिटी की है, असम। याद रखना ट्राइबल फोक डांस, बस इतना ही ध्यान रखना। गैलेंट्री अवार्ड। ओके। क्या क्या आता है गैलेंट्री अवार्ड में? परमवीर चक्र हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट। वीर चक्र थर्ड हाईएस्ट। ये सब कहाँ पे? बैटल फील्ड में मिलते हैं। ओके। पीस में अशोक चक्र हाईएस्ट पीस अवार्ड, सबसे हाईएस्ट ब्रेवरी का अवार्ड है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कीर्ति शौर्य चक्र, ये पीस टाइम पे मिलती है, बैटल फील्ड वॉर टाइम पे मिलता है। 1950 में हुआ है। ओके। प्रेसिडेंट देते हैं, war time, peace time. Selection process, Ministry of Defense invites recommendation twice a year from armed forces and Union Home Ministry. CRPF वाले लोग, पुलिस वालों को भी मिलता ही है ना। इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक डे दोनों को मिलता है। इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, नॉट इंपॉर्टेंट। फ्राइडे एक आध बार सवाल आ चुका है। आप हर बार देखो, इंडियन ग्रैंड मास्टर देख लेना, ब्रॉन्ज मेडल मिला है, गोल्ड मिला होता तो सवाल आते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट द सेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, देखिए क्रैक द ट्रैप का पूरा फीडबैक है, यू योरसेल्फ सी भाई कितना लोग इसको पसंद कर रहे हैं। ऑलरेडी इंटरव्यू गिवन कैंडिडेट्स आई हैव जॉइन दिस कोर्स, जहां पे मैं लास्ट 45 इयर्स के पीवाईक्यूज करा रहा हूँ विद 20 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक्स। फ्यू सीट्स आर रिमेनिंग, 790 49 का रेट है। इट विल सून इंक्रीज टू 999, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये जो हाईलाइटेड पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, टेलीग्राम का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।